हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कार्यकारी अधिकारी का 6 दिसंबर 2017 का पेपर कराऊंगा। इसमें मैथ के क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। और जो मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको कराऊंगा ना, इसमें आपको बेसिक भी सिखाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। हमेशा बुक को करने के बाद 10 ईयर के पेपर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बुक से अलग क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि बुक में तो कम ही कलेक्शन होगा सवालों का, वही एक सवाल उधर के डाल दिया, एक सवाल उधर का। लेकिन जो 10 ईयर होता है उसमें एक सीक्वेंस होता है सवालों का भी, और उनके कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होते हैं। बुक में तो सारे के सवाल कवर नहीं हो सकते ना, इसलिए 10 ईयर करना जरूरी है। लेकिन 10 ईयर आप कब करोगे? जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर होंगी, जब तो आप 10 ईयर करोगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ 10 ईयर, तो आप पता करोगे कैसे? इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन ही करा चुका हूँ चैप्टर वाइज, घात वाले, रूट वाले, जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, सब मैं सब इसमें जो भी आया हुए क्वेश्चन वो सब मैंने उठाए हुए हैं। और वही क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस के पेपर में है 6 दिसंबर 2017। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। तो शुरू करते हैं। यदि 2 की पावर n बराबर 32 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 की पावर n बराबर 32 है, रूट में यानी कि 32 है। अब देखो, इस रूट को मैं कैसे और लिख सकता हूं? जब भी रूट होता है इसको मैं 1/2 यानी कि रूट का मैं 1/2 कर सकता हूं घात में, ठीक है। इतना बेसिक समझ में आ गया? ये सब बेसिक्स है, ये मैं बता चुका हूं आपको रूट वाले क्वेश्चन में, वर्गमूल निकालने वाले में। तो 2 की पावर n बराबर लिख सकता हूं। अब देखो, घाते कब बराबर होते हैं? बेस बराबर होते हैं, यानी कि n की पावर a की पावर n और a की पावर b होगा ना। ये कब घाते बराबर होंगे? जब बेस बराबर होंगे। ये बेस, ये बेस। अब ये भी समझो, अगर कोई कहे s की पावर b, तो उसमें बेस क्या है? x है, पावर क्या है? b है। घाते कब बराबर होंगी? जब बेस बराबर होंगे, यानी कि a और a बराबर हैं, तो घाते भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मुझे घाते बराबर करने के लिए बेस बराबर करने पड़ेंगे। 32 को मैं कौन सी पावर लिख सकता हूँ? 2 की घात 5 होना 1/2। जब 2 पावर होती है तो उसे गुणा में लगाते हैं, ठीक है। देखो, बेस बराबर हो गए, 32 को 2 की पावर बोल लिए। अब बेस बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी। तो 5 कम 5/2, तो n का मान क्या हो गया? 5/2 आंसर। आपको पेपर में ये करके आने की जरूरत नहीं है, ये तो आप इतने समझदार हुई। ले तो मैंने आपको बताया कि नए बच्चे होंगे ना, तो उन्हें नहीं पता लगेगा कि इसको रूट को हमें 1/2 भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 + 13 + 14 + ऐसे 13 का मान क्या होगा? आपने देखा होगा ये प्राकृतिक संख्या है, जिन संख्याओं से हम गिनती कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, यानी कि वो इनको जोड़ने को कह रहा है। अब उसने 12 से लिया है, 12, 13, 14 ऐसे करते करते 30 तक कितनी संख्या? इनका योग निकालने का फार्मूला है आपके पास n+1/2। ये क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n+1/2। अब इससे क्या होगा? इस वाले फार्मूले से आपको 1 से 30 तक की मिलेगी, 1 से 30 तक की। हमें किसने से दे रखी है? 12 से 30 तक की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से 30 तक की में से 1 से 11 तक की घटा देंगे। तो हमें घटा दोगे ना भाई, 12 से निकालनी है तो 1 से 30 तक की में पूरी में से 1 से 11 तक की घटा देंगे तो 12 से 30 तक की आ जाएगी। यही लॉजिक है, क्योंकि फार्मूला है 1 से लेकर 100 तक का।
हमें इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा 2 बार फार्मूला लगा के। तो 1 से 30 तक का योग क्या होगा, 30 गुणा, अब यहाँ पे n क्या है, 30 है। अब उस वाली में n क्या हो जाएगा, जब 1 से 11 तक घटाएंगे तो n 11। तो पहली वाली का n से निकालो, तो 30 गुणा 31 बट्टे में 2, 15 बार गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 एकम 15, हासिल लगा 1, 15 45 और 46। ठीक है, ये तो हो गया 1 से लेके 30 तक का योग। अब 1 से लेके 11 तक का योग क्या होगा, यहाँ पे n क्या है 11। अब 11 लगा लो, 11 गुणा 12 बट्टे 2, ये n + 1 12 हो जाएगा, 11 + 1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, 2 × 6 = 12, तो कितना हो गया 66। कितना बचा यहाँ पे 9। अब देखो 465 में से 66 घटा देंगे, 1 से 30 तक में से 1 से 11 तक घटाएंगे तो 12 से 30 तक का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 9, 15 में 6 का 9, यहाँ भी 9, 399 आंसर। ठीक है, इसको एक बार वो समझ लो, n 1 से 30 तक का योग हमें निकालना पड़ेगा। तो 30, ये इसलिए 31 हुआ है, कई बच्चों को पता नहीं लगेगा कि 31 कैसे हो गया, इसलिए हुआ 30 + 1 31। ये फार्मूले में मैंने धरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 24, 36 तथा 60 को पूर्णतः विभाजित करती है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको, संख्या चेंज होगी लेकिन टाइप मैंने सारे कराए हुए हैं अपने वाले चैप्टर वाइज मैथ में, आप जाके वीडियो पे देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड का जो चैप्टर है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख लेना, जो भी नए बच्चे हैं देखना जरूर, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं। लेकिन बच्चों को क्या होता है, 10 ईयर भी करानी जरूरी होते हैं। अब देखो 24, 36, 60 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछे HCF लेते हैं। अब पूछोगे HCF क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही HCF होता है। जो भी इसमें हाईएस्ट होगा इनके, वही इनको सारी को विभाजित कर देगा। अब देखो सबसे पहले इन दो के बीच में देखो हाईएस्ट क्या है कॉमन, 24, 36। इसका निकालने का तरीका यही है, ये भाग विधि द्वारा HCF निकलता है। 24 कम 24, 24 दूनी 48 आ जाएगा, 24 कम 24 कर सकते हैं। कितना बचा 2, बचा 12। अब 12 को ऐसे रहने देंगे, इसको 24 को अंदर रखेंगे जब तक कट ना जाए पूरा पूरा। 24 से कम 12 दूनी 24 कट गया। ये 2 से कोई मतलब नहीं मुझे तो इससे मतलब है, HCF होता है ये। देखो मैंने इसमें आपको HCF भी निकालना सिखा दिया। 12 आ गया इन दोनों का HCF। अब इसका देखो जो हाईएस्ट कॉमन आया था दोनों में 12 आया था, तो 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, यानी कि सारी संख्या को काट रहा 12, तो HCF क्या होगा 12। जब भी बड़ी से बड़ी पूछे, ठीक है, तो HCF लेना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.12 भाग 0.03 गुणा 0.01 का मान क्या होगा। या तो मैं इसको सबको गुणा कर लूँ, लेकिन एक बीच में है भाग, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब A भागित B होगा तो A गुणा 1/B में कर सकता हूँ। ठीक है, भाग के निशान को हटाने के लिए संख्या को उल्टा करना पड़ेगा, तो वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाऊंगा। एक और कॉन्सेप्ट देखो, जब भी पॉइंट में संख्या होती है 0.14, इसको मैं बट्टे में कर सकता हूँ। बट्टे में कैसे करूँगा, 12 लिखूँगा, पॉइंट का 1 दूंगा बट्टे में, और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी 0, 1 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.12 को 12/100। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ गुणा। अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो 100/3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा, मैं बताता ना यहाँ पे ये जो भाग के निशान तो उल्टा कर देते हैं, ये 1/100 हो जाएगा। कितना कर दोगे, 100 100 से 100 कटा, 312, कितना आ गया 4/100। अब यहाँ भी समझो, जब भी मैं इसे भाग दूंगा, जितनी 0 है उतने स्थान गिन लूँगा,
कितनी चाहिए, 2 स्थान, एक स्थान पे तो 4 हो जाएगा, एक स्थान पे और 0 लगा दो, नहीं है तो अब पॉइंट का 1 लगा दो, ठीक है। 0.04 किसमें है, ये रहा। अब चाहे 0.4 लिखो चाहे 0.04 लिखो, बात एक ही है, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 60% 200 में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है तो क्या है। देखो इसको समझे, पहले समझो कि क्या कह रहा है। देखो हर किसी भी सवाल में ट्रिक घुसेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको इक्वेशन बिना ट्रिक के ही सॉल्व हो जाएगी। यदि किसी संख्या का, संख्या x है, का मतलब गुणा होता है 60%, 60/100, 200 में जोड़ा जाए, 200 में जोड़ दिया लो, तो परिणाम संख्या के बराबर है, तो यानी कि इसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर है भाई, ये तो कह रहा है। काट दो, कितना हो गया, 6x/100 10 प्लस 200 बराबर x, ये x किधर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6x/10, 200 बराबर, तो कितना हो गया 10x यानी 4x/10 बराबर 200। अब इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणा 200 बट्टे में 4, तो 4 पंजे 20, 50, 500 गुणा हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल 1:5 के अनुपात में है। यदि इसमें जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है तो मिश्रण में जल की मात्रा कितनी होगी। देखो इसमें हमें एक चीज गायब कर रखी है कि टोटल नहीं दे रखा। अगर हमें टोटल दे रखा होता तो मैंने अनुपात वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया हुआ है, टोटल दे रखा हो, जैसे 30 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और चीनी का अनुपात है, तो उसमें से दूध और चीनी अलग अलग करने का मैंने ट्रिक उसमें बताई है। ट्रिक नहीं मतलब बेसिक से बताया है, आप उसको मिश्रण वाले अनुपात वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चैप्टर में, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग से सवाल दिया है, इसमें मिश्रण नहीं दे रखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक एक करके उठाना पड़ेगा। उठाएंगे कैसे, अब ये भी समझो। मिश्रण में अल्कोहल तक जल, यानी कि अल्कोहल ऊपर है, जल नीचे है। क्यों? क्योंकि जब भी अनुपात में हम दे रखें तो उसे 1:5 को 1/5 कर सकते हैं। ये तो हो गया अल्कोहल, ये हो गया वाटर का अनुपात क्या दे रखा है, ये। यदि जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, अब देखो मैं इसमें से क्यों उठाऊंगा। अगर मैं जल को 0.5 और 2.5 मान लूँ जल को, और अल्कोहल को मान लूँ 0.5, अगर मैं इसको काटूंगा ना, एक स्थान से एक स्थान पॉइंट गया, 5 पंजे 25, यानी कि 1/5 अनुपात बराबर आ रहा है। यानी कि जो जल होगा कितना होगा, 2.5 होगा, और अल्कोहल कितना होगा, 0.5 होगा। जब भी तो 1/5 के बराबर आएगा अनुपात। तो यही मैंने इसमें से उठाया 2.5। क्यों उठाया, और इसमें से उठाया 2.5 क्यों, क्योंकि अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है जल। जल का अनुपात क्या है, जल और अल्कोहल का 1/5, यानी कि जल नीचे है, अल्कोहल ऊपर है अनुपात में। तो 0.5 अगर मैं इसको मान लूँ, अगर इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा क्या होगा 2.5, और 0.5 में 2 लीटर और जोड़ दूँ तो 2.5 ही तो होगा। तो जल मैंने 2.5 मान लिया। जब मैं इसको हल करूँगा तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा, 1/5, तो किसके बराबर आ गया, अनुपात के। यानी कि जो जल होगा 2.5 होगा, और अल्कोहल पूछे तो 0.5 होगा, ठीक है। तो 2.5 आंसर होगा इसका, ठीक है। 5 के प्रथम 12 गुणांकों का औसत क्या होगा। औसत मैंने आपको औसत वाले चैप्टर में भी कराया चुका हूँ। अब देखो औसत होता क्या है, सबसे पहले समझ लो। औसत होता है कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। यहाँ पे कुल संख्याओं का योग से मतलब है, अगर मैं पूछूं 1 + 2 + 3, इनका औसत क्या होगा, कुल संख्याओं का योग। तो 1 3 3 और 3 6,
कुल संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या 3 दूनी 6, इनका औसत क्या होगा 2। तो ये फार्मूला है औसत का। अब मैं 5 के प्रथम 12 गुणांकों का, यानी कि 5 10 15, ये 5 का पढ़ा 12 तक जाना है भाई। ऐसे तो जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा, औसत निकालना नामुमकिन तो नहीं होगा, सॉरी, मतलब मुश्किल हो जाएगा पेपर में। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, वो लेकिन औसत का फार्मूला नहीं है, वो है इनका योग का। इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया कि इनको औसत भी ज्ञात करो, लेकिन अगर हमें उनका योग मिल गया ना संख्याओं का, तो औसत तो हम निकाल ही लेंगे आराम से। कुल संख्या है यहाँ पे, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये है फार्मूला। कुल संख्याओं का योग ये होता है, और कुल संख्या कितनी, 1 2 3 3, ठीक है। तो हम कुल संख्याओं का योग निकाल लेंगे, मतलब 5 के प्रथम 12 गुणांकों का औसत क्या होगा, पहले उनके 12 गुणांकों का योग निकालना पड़ेगा। तो योग का है एक्स एन ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है। 5 है x, n कितना है 12 गुणा 12, और गुणा हो गया 2 6 12, ठीक है। अब देखो 6 5 30, 13 3 39, 390 आगे योग, जो 5 के प्रथम 12 गुणांक है ना, उनका योग है ये, अभी औसत नहीं आया। औसत निकालने की योग तो मिल गया, यानी कि कुल संख्या जितनी भी थी 12 तक, 5 10 15, उनका योग तो ये रहा। कुल संख्या कितनी है, 12 है, 12 गुणांक है ना 12 तक, यानी कि देखो जैसे कि 12 गुणांक ही होता है, 1 2 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6, तो ये है इसका, ये इनका है योग। ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे करके 12। 390 को 12 से भाग देंगे क्योंकि औसत है, 12 संख्या है टोटल, और इनका गुणांक को जो 5 के प्रथम गुणांकों का योग कितना 390 है। 12 3 36, 3 12 दूनी 24, 6 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई 12 5 60, ठीक है। 32.5 आंसर। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5240 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्षों में 6288 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। आप देखो पहले इसको समझो, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन प्लस मिश्र धन, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। जो मूलधन में से हम मिश्र धन घटाएंगे ना, वो होगा ब्याज, ठीक है। तो ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन, तो होगा ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मान लो चाहे साधारण ब्याज मान लो, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज मिलता है। अब वो चक्रवृद्धि चाहे मूलधन हो, और सॉरी साधारण हो, वो सवाल के ऊपर डिपेंड है। अब मैं इसको अगर फार्मूले में लगाऊं, भाई 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5200 रुपये हो जाती है, यानी कि मुझे एक तो है बेसिक, एक है ट्रिक। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो द्वितीय मिश्र धन माइनस प्रथम मिश्र धन बट्टे में प्रथम मिश्र धन गुणा 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। द्वितीय मिश्र धन माइनस प्रथम मिश्र धन, द्वितीय मिश्र धन कौन सा है, 3 वर्ष वाला 6288। तृतीय कौन सा है, सॉरी प्रथम कौन सा है 5240 बट्टे 5240 गुणा 100, ये लगा दो तो घटा लो। 6288 में से 5240 घटाएंगे, 8 4 0 1 1048, ठीक है। 1048 को भाग दो, भाग देंगे इससे, कितना आएगा, 2 बार क्या देखो, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 बने 10, 1048, 1048
काटो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ना। बावन सौ 20 बढ़ जाएगा, आंसर आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्यों आएगा पता ना 20। जब यहाँ पे 100 था तो एक जीरो से एक जीरो कर गई और ये 2 बार गया और 10 से गुणा हो गई तो 20% आएगा। मैं थोड़ा सा एक विक्रेता एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि 1400 में खरीदने के बाद वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। उसका कहने का मतलब ये है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना तो याद है ही आपको। जब भी क्रय मूल्य दिया हो, ये ध्यान रखना, जब भी क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। अगर लाभ प्रतिशत दे रखा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100। अगर हानि होगा तो 100 माइनस हानि हो जाएगा। 1400 गुणा, फार्मूला लगा देंगे, एक 100 में 20 जोड़े 120 बट्टे 100, 14 चुके 56। भाई या तो मैं इसको 14 से गुणा कर दूं या 120 को, अब बताओ कैसे करूं। 14 से 120 को गुणा कर देता हूं, 14 0 0, 14 दूनी 28, 2 हासिल, 14 के 14 16, 1680 रुपये विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पंखा 20% की छूट पर बेचा जाता है। पंखे का क्रय मूल्य 960 रुपये है। ठीक है, 30% लाभ अर्जित किया जाए तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। यानी कि 960 रुपये में उन्होंने खरीदा है, सीपी बराबर यानी कॉस्ट प्राइस है 960, जो विक्रय क्रय मूल्य है उसका खरीदने का। अब वो क्या कहता है, इसका अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी याद करो। मैं कहूं तो 960 रुपये में उन्होंने खरीदा, क्रय मूल्य, एमआरपी मैंने एक्स माना। क्यों? क्योंकि एमआरपी पे वो 20% की छूट दे रहा है और उसे 30% का लाभ हो रहा है। पढ़ो सवाल को, समझ में आ जाएगा। उन्हें तो खरीदा तो इतने में है 960 रुपये में, लेकिन उन्हें एमआरपी पे डिस्काउंट दिया है 20% का और फिर उसे बेचा तो 30% का लाभ हुआ। यानी कि उसने इससे ऊपर ही बेची होगी क्रय मूल्य से, जब भी तो लाभ होगा। सॉरी, ये बंद हो गया जरा, एक सेकेंड। कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया उसमें। एक सेकेंड जरा, मैं थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत आ गई इसमें। एक सेकेंड, ये चलिए हो गया ठीक।
वो अचानक से टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, कुछ बटन दब गया था मेरे पे। एक पंखा मैंने क्या बताया, जो कॉस्ट प्राइस है उसका क्रय मूल्य खरीदने का 960 रुपये है। अब उन्हें MRP पे यानी कि X पे 20% छूट दी, जब उसे 30% का लाभ हुआ, तो हमें MRP निकालनी है, अंकित मूल्य क्या था। तो MRP पे 20% छूट देता हूँ मैं इसको, 106 8x बट्टे 10 काटेंगे तो और काटूँ, 2 चौकाट 2 पंजे 10, मैं इतने रहने दूँगा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादातर शेयर जरूर करें, सबको मिलनी चाहिए। अब मैंने क्या बताया था, अब हम क्या करेंगे, 960 गुणा 100 बट्टे में 130। क्यों करा मैंने ये, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर, सॉरी ये 130 यहाँ पे आएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100। मैंने बता दिया ना अभी पिछले वाले सवाल में। अब क्यों मैंने इसको अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, मैंने ये भी आपको बता दें, क्योंकि उसने 20% की छूट MRP पे दी है, जब उसे 30% का लाभ मिला है और 960 में तो खरीदी थी। अब इसको विक्रय मूल्य क्यों माना, जब भी हम अंकित मूल्य पर कोई डिस्काउंट देते थे वही हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। आप दुकान पे गए ना, क्या कहते हैं भाई 2% की छूट दूंगा, ये स्लीपर खरीद लो या फिर कपड़े खरीद दो, 50% की छूट है, तो 50% काट के जो भी होता है वही तो आपको चुकाते हैं। तो ये इसलिए मैंने विक्रय मूल्य के बराबर रखा, ये अंकित मूल्य जब छूट दी 20% की, फिर ये बन गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकलता कैसे, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100, 130 है, 100 प्लस लाभ होता ना, ये रहा फार्मूला लगा दिया, पिछले वाले सवाल में बताया। 1 0 से 1 0 काटो, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 96 गुणा 13 गुणा 10 बट्टे में 8, यानी कि x बराबर MRP तो निकालनी है, अंकित मूल्य, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 12 3 36, 3 12 एकम 12 और 15 और गुणा 10, 1560 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपको वर्ग पता होना चाहिए, मेरा वर्ग, इसकी चारों भुजा बराबर है, वर्ग है, इसके अंदर वृत्त है, चलो भाई वृत्त भी बना लेते हैं, ये मैंने वृत्त बना लिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, पहले तो ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 16 पाई बराबर पाई r स्क्वायर, इसके बराबर रख देंगे। मैंने आपको चैप्टर वाइज में कराया था, जब भी इसका आयतन दे रखा हो उसके फार्मूले के बराबर रख दो, तो उससे हमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। इससे हमें क्या चीज़ मिलेगी, अब देखो क्या चीज़ मिलेगी, क्यों हमें r क्यों मिलेगा, इससे हमें r इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग की भुजा का पता होना जरूरी है। वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब यहीं से उन्होंने हिंट दे दिया कि 16 पाई हमें वृत्त का क्षेत्रफल ले रखा है, तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, त्रिज्या क्या होती है वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या होती है, पूरी क्या हो जाएगी, व्यास, पूरा व्यास होता है, जब व्यास का आधा होता है वो त्रिज्या होती है। व्यास को क्या बोलते हैं, डी बोल सकते हैं, आर को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। जो डी होता है डी बट्टे 2 यानी कि आधा होता है, वो त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, 16 बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर जो होगा 16 को स्क्वायर को रूट में बदल देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो कितना आ गया, आर बराबर क्या आ गया, 4, तो यानी कि त्रिज्या उसकी कितनी होगी, 4 हो गई। अब देखो त्रिज्या जब 4 हो जाएगी तो व्यास क्या हो जाएगा इसका पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, ये भी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, यानी कि जी व्यास क्या हो जाएगा 8। अब देखो जब वृत्त इसके अंदर बना हुआ है, ये इसके से सटा हुआ होगा, जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो भी वो भी भुजा की लंबाई भी सेम होगी, यानी कि ये भी 8 होगी। जब इसकी जीवा है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 8 होगी, ठीक है।
तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थान P तथा Q के मध्य की दूरी। अब देखो दो स्थान है P और Q, इनके बीच की दूरी क्या है? 900। मध्य दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 900 किलोमीटर की है, किलोमीटर। एक रेलगाड़ी P से प्रातः सुबह 8 बजे चलती है। 8 बजे चलेगी, कितने किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में चल रही है, ठीक है। और रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट ये रुकती है, 1 घंटा 40 मिनट रुक गई। अब चाहे वो 10 से 11 के बीच में रुकी है, चाहे 12 से 11 के बीच में रुकी है, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट रुकती है। रेलगाड़ी क्यू पर कितने समय पहुंचेगी? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने समय पहुंचेगी? यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी है, 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है और 1 घंटा 40 मिनट कहीं पे भी रुकती है, ढाबे पे, होटल पे, कहीं भी, ठीक है। अब देखो, पहले आप ये देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर में, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए चाल को 18/5 से गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो गति कितनी हो गई है इसकी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अब गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब आप ये भूल जाओ 1 घंटा 40 मिनट रुक रही है। पहले ये देखो, अगर बिना रुके चले 900 किलोमीटर 90 किलोमीटर की रफ्तार से तो कितने घंटे में पहुंचेगी? अब देखो, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यही फार्मूला होता है। टी डी फॉर डी दूरी, वी फॉर वेग यानी कि चाल, गति, ठीक है। दूरी कितनी है? 900। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 0 से 1 0 गई, 9 दानी। तो समय कितना आया? 10 घंटा, ठीक है। 10 घंटा आया। अगर 1 घंटे 40 मिनट रुकती, अभी नहीं रुकेगी। अभी हमने सीधा निकाल लिया कि अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 900 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करेगी। अगर मैं लगाया जाए अनुमान, 8 बजे चलती है, 8 यानी कि 9 10 घंटे कब होंगे? 9 बजे होंगे, 1 घंटा, 10 बजे दूसरा घंटा, फिर 1 बज जाएगा दोबारा क्योंकि सुबह चलिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि 6 बजे अगर वो बिना रुके जाए तो वो 6 बजे पहुंच जाएगी शाम को। अब ये तो बजे तो दे नहीं रखा इसमें, ठीक है, बजे तो दे नहीं रखा, 6 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट रुकती है। अब 1 घंटा 40 मिनट और रोक दे 6 बजे से तो 7:40 में पहुंचेगी ना। आंसर समझने का भाई यहीं पे ही है। पहले बिना रुके निकाल लो, फिर उसमें 1 घंटा 40 मिनट रोक दो, जोड़ दो, सॉरी। तो 6 बजे पहुंचेगी बिना रुके। जब रुकी 1 घंटा 40 मिनट, 7:40, 1 घंटा 40 मिनट बढ़ा दिया, 6 बजे में 7:40 में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 35,000 रुपये का निवेश करके ए व्यापार जो है आरंभ करता है। 5 महीने के पश्चात बी 50,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में दोनों का अनुपात, लाभों का अनुपात या लाभ का अनुपात क्या होगा? इसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, वही फार्मूला घुमा घुमा के आपको लगाना है। ए का लाभ बट्टे बी का लाभ जो होगा बराबर x1 t1, यानी कि x1 है ए का पैसा, जितना पैसा लगाया, t उसका समय हो गया, x2 है बी का पैसा और जितना उन्हें समय लगा t2 हो गया। ए का लाभ बट्टे बी का लाभ बराबर, इसका पैसा कितना है? 35,000। कितने महीनों के लिए लगाया? 12 महीनों के लिए। क्यों? 5 महीने बाद के पश्चात आया, लेकिन बी तो, ए ने तो पूरे साल करा ना, वर्ष के अंत तक। ए तो वर्ष के अंत तक का, यही तो 5 महीने बाद आया। तो ये कितना है? 50,000 रुपये लगाया इन्होंने। 7 महीने इसके बचे, क्योंकि 5 महीने बाद आया तो 7 और 5 12, ठीक है। 3 0 से 3 0 हटाओ, सबसे पहले काटो, कट गया। 7 पंजे 35, 5 ढाई 50, यानी कि 12/10।
ये ए का लाभ बट्टे बी का लाभ, ये ध्यान रखना। हमें किसका लाभ पूछा है? उनके लाभों का अनुपात पूछा है। तो बट्टे में तो अनुपात भी लिख सकते हैं, इसको हम 12:10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए का लाभ ये हो गया, बी का लाभ ये हो गया। अब कितना दे रहा है उसमें? 12/10 देने रखा, तो इसे और छोटा कर लो। 2 × 12, 2 × 10, तो 6:5 ये दे रखा है, 6:5 आंसर इनके लाभों का अनुपात ये। फार्मूला ये है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखो, ये 300 कुछ नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। दो नल जे तथा एल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट जे है और एल है। एक टंकी को 12 मिनट तथा 14 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि इसका 1 मिनट का काम कितना होगा? 1/12। ये भी मैंने आपको कार्य और समय के टंकी वाले सवाल में कराए हुए हैं। वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जरूर देख लेना चैप्टर वाइज को। आप जब भी क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे जब आपके चैप्टर क्लियर होंगे। ठीक है, अब वैसे ही मैंने बेसिक से सिखाया, तो इसमें अभी आपको हेल्प मिलेगी। इसका 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? का 1/14। इन दोनों को ये हो गया। यदि एक निकास नल के खोल दिया जाए तो तीनों एक साथ मिलकर टंकी को 21 मिनट में भर सकते हैं। जब भी एक नल भरेगा या 2 नल भरेंगे, एक नल खाली करेगा, तो उसका कार्य वाई होगा नल खाली करने का, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस के का निकालना है हमें। इसका 1 मिनट में कितना खाली करेगा, ये तो निकाला है। बोले जाए तो तीनों एक साथ टंकी कितनी देर में बढ़ जाती है? 1 मिनट में, यानी कि इसका 21 मिनट में भर सकते हैं। तो यानी कि इसका 1 मिनट का काम कितना होगा? तीनों का 1/21। ये माइनस होगा क्योंकि निकासी है, नल पानी निकाल रहा है। इनको हम जोड़ देंगे, इनको हम जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो हमें इसका काम मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो ऐसे करके ये है। अब मैं इसको घटाऊंगा, इसका एलसीएम लूँगा सबसे पहले। कितना हो गया? या तो पहले इसको जोड़ लो और इसमें से घटा लो, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसका एलसीएम कितना आएगा? 84 आएगा। देखते हैं, एलसीएम लेना भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले छोटी संख्या से देते हैं, 2 × 12, 2 × 7 = 14। अब नहीं जा रही 6, जहाँ तक खत्म हो जाए वहाँ तक 14। 7 × 42, 42 × 84, तो 12 × 7 = 84 प्लस ये कितने बार आ गया? 12 × 7 = 84 हो गया। 14 14 कम 14, 14 14 × 42, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 13/84। 13/84 आ गए दोनों का काम। अब दोनों के काम को इन तीनों के काम में से घटा दे रहे हैं, तो इसका काम निकल जाएगा जो जिसने खाली किया है। ठीक है, तो 13/84 माइनस 1/21। एलसीएम कितना है? 84। ठीक है, 84 कम 84, 13, 21 × 4 = 84, 4, तो कितना बचा? 7, 9/84। इनका 1 मिनट का काम है, ध्यान रखना ये। अब 3 × 3 = 9, 2 3 दूनी 6 और 2 3 8 24, यानी कि 3/28। ये 1 मिनट का काम है। तो पूरा काम कितने में होगा? 28/3। इसको उल्टा कर देते हैं जल्दी। 3/28 1 मिनट का काम है। पूरा काम पूरा यानी कि टंकी को खाली कब कितने समय में कर देगा? 1 मिनट में इतनी करेगा, पूरे में कितनी करेगा? 28/3। कितना गया? 28/3। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।